अमीर ठेकेदारों को दे दिया। प्रधानमंत्री ने समाज में सौहार्द को नुकसान पहुंचाने वाली जातिवाद और क्षेत्रवाद जैसी विकृतियों को समाप्त करने का किया आह्वान। देशवासियों से की जल संरक्षण, डिजिटल लेन देन और स्वच्छता जैसे 10 संकल्प लेने की अपील। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में होगी एक राष्ट्र एक चुनाव समिति की दूसरी बैठक। पिछली बैठक में हितधारकों और राजनीतिक दलों से चर्चा करने और सुझाव प्राप्त करने का लिया गया था निर्णय। अहमदाबाद में आज से शुरू होगा आदि महोत्सव। 3 नवंबर तक खान पान और शिल्प कला से लेकर पहनावे तक में दिखाई देगी आदिवासी और जनजातीय संस्कृति की झलक। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में इजराइल हमास संघर्ष के बीच संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने गजा के लोगों की सुरक्षा को लेकर जताई चिंता। मानवीय कानून के उल्लंघन का दिया हवाला। बंधक बनाए गए लोगों के परिजनों से भी मिले एंटोनियो गुटेरेस। खेल की खबरों में आईसीसी वनडे विश्व कप में आज नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड के बीच होगी भिड़ंत। कल खेले गए मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने बांग्लादेश को 149 रन से दी करारी शिकस्त। और पैरा एशियाई खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी। अब तक 9 स्वर्ण, 12 रजत और 13 कांस्य पदक सहित जीते कुल 34 पदक। नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिल्ली के लाल किले में आयोजित दशहरा समारोह में शामिल हुई। राष्ट्रपति ने यहां आयोजित हुए रावण दहन कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि दशहरे का पर्व हमारे महान राष्ट्र के साझा मूल्यों को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि ये पर्व समाज में सच्चाई, नैतिकता और मर्यादापूर्ण व्यवहार को अपनाने की प्रेरणा भी देता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि आज भी हम भ्रष्टाचार, असमानता, अशिक्षा, जलवायु परिवर्तन और आतंकवादी रूपी रावण जैसी कई बुराइयों का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रभु श्री राम के जीवन मूल्य इन सभी चुनौतियों से निपटने में हमारी मदद कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को ऐसे विकसित राष्ट्र बनाने पर जोर दिया है जो आत्मनिर्भर होने के साथ सभी लोगों को अपने सपने साकार करने का समान अधिकार देता है। नई दिल्ली के शके में दौरान सभा में को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने जातिवाद, क्षेत्रवाद जैसी विकृतियों को समाज से समाप्त करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और सबसे विश्वसनीय लोकतंत्र के रूप में उभर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से 10 प्रतिज्ञा लेने का भी आग्रह किया। इनमें कम से कम एक गरीब परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति को ऊपर उठाना, वोकल फॉर लोकल के मंत्र का पालन करना, डिजिटल लेन देन को प्रोत्साहित करना, पानी बचाना और भारत में बने उत्पाद का उपयोग करना शामिल है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में एक राष्ट्र एक चुनाव समिति की दूसरी बैठक होगी। इससे पहले बीती 23 सितंबर को इस उच्च स्तरीय समिति की पहली बैठक हुई थी। पिछली बैठक में पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में बनी इस समिति में गृह मंत्री अमित शाह और पूर्व सांसद गुलाम नबी आजाद समेत 8 सदस्य हैं। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल विशेष सदस्य बनाए गए हैं। अहमदाबाद में आज से आदि महोत्सव की शुरुआत हो रही है। 3 नवंबर तक इस महोत्सव में आदिवासी और जनजातीय संस्कृति के तमाम रंग देखने को मिलेंगे। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा आदि महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। इसमें जनजातीय संस्कृति, शिल्प कला, खान पान और आर्थिक प्रयासों के अलग अलग तरीकों को दर्शाने के लिए 100 से अधिक स्टॉल लगाए जाएंगे, जहां हस्तशिल्प, हथकरघा, मिट्टी के बर्तन, आभूषण जैसी चीजों का प्रदर्शन लोगों को देखने को मिलेगा।
और अब बात विधानसभा चुनावों की। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में गौठान को लेकर भी सियासत गर्म है और जमकर बवाल मचा हुआ है। छत्तीसगढ़ सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट पर बीजेपी ने भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं कांग्रेस ने आरोपों का खंडन किया है। छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके से जमीनी हकीकत को दर्शाती देखिए हमारे संवाददाता सोमेश पटेल की एक खास रिपोर्ट। जगदलपुर से महज 10 किलोमीटर दूर बिल्लौरी ग्राम पंचायत के इस गौठान को देखकर कोई भी हैरान हो सकता है। गौठान में प्रवेश करते ही दीमक लगी हुई एक लकड़ी का खंभा नजर आया। गौठान के अंदर न मवेशी थे, न मवेशियों के लिए चारा। गोबर रखने के लिए गड्ढे तो हैं, लेकिन उसमें न गोबर नजर आया और न ही वर्मी कंपोस्ट थी, तो बस फटी तिरपाल। सुविधा तो अभी कुछ नहीं है, थोड़ा गोटा नहीं बना दिए हैं। गोठान बनाए हैं। हाँ। और कुछ क्या क्या सुविधा देने के लिए बोले थे आपको? आपको कुछ नहीं बोलने। नहीं, आपको कुछ बोले थे कितना पैसा देंगे, क्या क्या सुविधा देंगे, कुछ बोले थे? नहीं, वो बाहर लोग तो गोटाते हैं 6,000 महीना के बोल के वो तो नहीं मिल रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी सुराजी गांव योजना के तहत नरवा, गरबा, घुरवा व बाड़ी का संरक्षण और संवर्धन करने के लिए प्रदेश भर में गौठान बनाए जा रहे हैं। पहले से ही इस मामले में 1300 करोड़ रुपए से ज्यादा के भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही भारतीय जनता पार्टी अब विधानसभा चुनाव में भी इसे लेकर कांग्रेस पर हमलावर है। भाजपा का कहना है कि बस्तर संभाग में 600 गौठान बनना था, लेकिन एक भी गौठान नजर नहीं आ रहा। गौठान की जहां तक बात है, गौठान जगदलपुर में जाके देख लीजिए, जो कांजी हाउस 45 लाख में बना था, उसके बाद गौठान के रूप में वहां पे 20 लाख रुपए सैंक्शन हुआ। वो 20 लाख रुपए का एक तिनका भी आपको नजर नहीं आएगा। बांस और बल्ली और भूसा लगा के उस समय जब ये अपना कोरोना आया तो गौठान, वहां पे गौठान बनाया गया। एक बरसात आते ही खत्म हो गया। गौठान नाम का 1 रुपए नहीं है। 10-10 हजार रुपए मेंटेनेंस के लिए जो आते रहे, कांग्रेस कार्यकर्ता मिलकर खाते रहे। गौठानों के नाम पर किस तरह से पैसे का दुरुपयोग हुआ है, बंदरबात हुआ है, सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है और भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं हुआ। कांग्रेस ने भाजपा के आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा है कि बस्तर में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है और छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बनाए गए गौठानों की स्थिति बहुत अच्छी है। कोई भ्रष्टाचार है तो सबूत दिखाएं। कांग्रेस ने जो विकास किया है, आप 10,000 से अधिक गौठान हैं और उन गौठानों के बाद उसमें रिपा का भी केंद्र खोला गया। रिपा के माध्यम से भी बहुत से महिलाओं को, ग्रामीण युवाओं को रोजगार देने की दिशा में प्रयास किया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश भर में 10,240 गौठान बनाए हैं और इस पर 1,334 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए हैं, लेकिन भाजपा योजना के क्रियान्वयन पर ही सवाल उठा रही है। जगदलपुर से डीडी न्यूज के लिए सोमेश पटेल की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टियों की तरफ से जनता के लिए बड़े बड़े वायदे किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओर से किसानों की कर्ज माफी के ऐलान पर अब बीजेपी हमलावर हो गई है। बीजेपी ने बघेल सरकार से पूछा कि किसान तो हर साल कर्ज लेता है, लेकिन कर्ज माफी उन्हें चुनाव के समय ही क्यों याद आई है। छत्तीसगढ़ चुनाव के लिए प्रत्याशियों की घोषणा और पहले चरण के लिए नामांकन के बाद अब जनता को भाजपा और कांग्रेस के घोषणा पत्र का इंतजार है, लेकिन इससे पहले ही दोनों पार्टियां जनता से बड़े बड़े वादे कर रही हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओर से किसानों की कर्ज माफी के ऐलान पर अब बीजेपी हमलावर है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने पूछा कि पूर्ण कर्ज माफी के धोखे से 2018 में सरकार बनाने वाली इस किसान विरोधी सरकार ने फिर ऐसा क्या किया कि किसान फिर कर्जदार हो गए। ये स्थिति छत्तीसगढ़ में बनी हुई है कि किसान कर्ज के बोझ से दबता जा रहा है। सरकार की नीति ऐसी है, सरकार की नीयत ऐसी है कि 5 साल के बाद हर 5 साल में किसानों के ऊपर इतना बोझ बढ़ जाता है कर्ज का कि उसको फिर से कर्ज माफी के लिए आवेदन करना पड़ता है। तो ये असफलता भूपेश बघेल की है। छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव ने भूपेश बघेल से पूछा कि किसान हर साल कर्ज लेता है, लेकिन कर्ज माफी उन्हें चुनाव के समय ही क्यों याद आई है।
दरअसल भूपेश बघेल ने सोमवार को सक्ती में हुई जनसभा में ऐलान किया था कि अगर प्रदेश में उनकी सरकार बरकरार रही तो फिर प्रदेश में किसानों का कर्जा माफ होगा। हमारी सरकार फिर से बनती है तो हम किसानों की ऋण माफी करेंगे। इस बीच प्रवर्तन निदेशालय की ओर से छत्तीसगढ़ में 175 करोड़ रुपए के चावल घोटाले का पर्दाफाश करने पर भी बीजेपी ने करारा हमला बोला है। बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक ने चुनाव आयोग से अपील की है कि चावल घोटाले से प्राप्त धन का चुनाव में इस्तेमाल रोकने के लिए ठोस कदम उठाएं। ये 175 करोड़ रुपए कहां जा रहे हैं? मुख्यमंत्री का कार्यालय इसमें सीधे इन्वॉल्व है। हम आपके माध्यम से चुनाव आयोग से अपील करते हैं कि इस पैसे की ट्रांजैक्शन पर कड़ी नजर रखी जाए। इस बीच राजनांदगांव के मोहला मानपुर में सड़क पर कुछ पर्चे मिले हैं जिनमें नक्सलियों ने बीजेपी नेता बिरजू तारम की हत्या की जिम्मेदारी ली है। बीजेपी पहले से ही इस हत्या को टारगेट किलिंग बता रही है। वहीं छत्तीसगढ़ विधानसभा के दूसरे चरण की 70 सीटों के लिए भी नामांकन का काम जारी है। 30 अक्टूबर नामांकन की अंतिम तारीख है और 17 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। रायपुर से सोमेश पटेल और नीरज सिंह के साथ दिल्ली से शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज। और अब खबर मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। एक और जहां कांग्रेस नेता मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यों को नौटंकी बता रहे हैं, वहीं भाजपा की ओर से इसका करारा जवाब दिया जा रहा है। आइए देखते हैं ये हमारी खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार के बीच दिग्गज नेताओं की बयानबाजी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब कन्या पूजन को लेकर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के विवादित बयान पर सियासत गरमा गई है। कन्या पूजन को नौटंकी बताने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह को करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि सनातन और शिवराज का विरोध करते करते दिग्विजय सिंह इतने निचले स्तर पर पहुंच गए हैं कि उन्हें बेटियों के सम्मान से भी तकलीफ होने लगी है। बेटियों की पूजा को आप नाटक नौटंकी कहते हैं। आप जैसी घटिया सोच वाले बेटी की पूजा और बेटियों का सम्मान सहन नहीं कर पाते। नवमी के दिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने आवास पर कन्या पूजन किया था। इसे लेकर सवाल किए जाने पर दिग्विजय सिंह ने कहा था कि ये सब उनकी नौटंकी है। मुख्यमंत्री की तो बात मत करो, इससे बड़ा मैं समझता हूं कि झूठा और नौटंकी वाला करने वाला मुख्यमंत्री व्यक्ति मैंने नहीं देखा। मध्य प्रदेश में विजयदशमी के दिन कांग्रेस को ग्वालियर अंचल में करारा झटका लगा। विजयादशमी के दिन 3 कांग्रेस नेताओं आशा दोहरे, अनीता जैन और राकेश जैन ने केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ली। आप दिग्विजय सिंह जी को कभी सीरियसली लेते हैं? इस बीच प्रदेश में टिकट बंटवारे को लेकर कांग्रेस में असंतोष बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भोपाल में कमलनाथ के घर के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ किया। उन्होंने हुजूर सीट पर घोषित प्रत्याशी के नाम पर पुनर्विचार की भी मांग की। ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया जो खुद वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ है। अगर कांग्रेस के पूरे कार्यकर्ता जान फूंक देंगे तो भी वो चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं है। दूसरी ओर राजस्थान में कृषि मंत्री लालचंद कटारिया का अपनी पढ़ाई को लेकर झूठा शपथ पत्र देने का मामला गर्माता जा रहा है। कटारिया ने साल 2003 के विधानसभा चुनाव में आमेर विधानसभा क्षेत्र से भरे नामांकन पत्र में खुद को उत्तर प्रदेश में रायबरेली के इंटर कॉलेज से 12वीं कक्षा पास बताया था, जबकि साल 2008 के विधानसभा चुनाव में झोटवाड़ा सीट से भरे नामांकन पत्र में उन्होंने खुद को 10वीं कक्षा पास बताया था। उधर रायबरेली के जिस कॉलेज से कटारिया ने शिक्षा ग्रहण करना बताया है, उस कॉलेज ने लालचंद कटारिया नाम के किसी भी छात्र के अपने यहाँ पढ़ने से इनकार कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर, थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर, थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है।
कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने सऊदी अरब में 7वें भविष्य निवेश पहल सम्मेलन के पहले सत्र को संबोधित किया। उन्होंने सम्मेलन में विकास और समृद्धि के लिए निवेश के नए रास्तों पर अपने विचार रखे। पीयूष गोयल ने सकारात्मक वैश्विक प्रभाव पैदा करने पर दिया है जोर। सम्मेलन के इतर पीयूष गोयल ने विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा से मुलाकात की है। पीयूष गोयल ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में बंगा से मुलाकात की तस्वीरें भी साझा की हैं। और अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से। हमास इजरायल संघर्ष के बीच फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने यरूशलेम में इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और रामल्ला में फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास के साथ अलग अलग बैठकें की हैं। अपने बैठकों के दौरान उन्होंने कहा कि फ्रांस और इजरायल आतंकवाद को अपना साझा दुश्मन समझते हैं। वहीं फिलिस्तीनी नेता महमूद अब्बास से मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा कि हमास का हमला न केवल इजरायल के लिए दर्दनाक था, बल्कि यह फिलिस्तीनी लोगों के लिए भी एक आपदा था। इसके साथ ही उन्होंने अपनी इस यात्रा के दौरान यह प्रस्ताव दिया कि इराक और सीरिया में इस्लामिक स्टेट से लड़ने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन गजा में फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह हमास के खिलाफ लड़ाई को शामिल करने के लिए अपना दायरा बढ़ाए। इस बीच फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों आज जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला द्वितीय से मुलाकात करेंगे। वहीं संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इजरायल और हमास के बीच जारी संघर्ष को बेहद चिंताजनक बताया है। उन्होंने गजा पर लगातार बमबारी को लेकर कहा कि सशस्त्र संघर्ष में कोई भी पक्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून से ऊपर नहीं है। हमास के हमलों से बौखलाए इजरायल की सेना पिछले 18 दिनों से गजा पर लगातार बमबारी कर रही है। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र से कहा है कि वो ईरान के साथ संघर्ष नहीं चाहता है। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ईरान या उसके प्रतिनिधि कहीं भी अमेरिका कर्मियों पर हमला करते हैं तो अमेरिका चुप नहीं बैठेगा और तेजी से कार्रवाई करेगा। ब्लिंकन ने 15 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से इजरायल और हमास के बीच जारी संघर्ष को लेकर ये बात कही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह आशंका है कि बीते 18 दिनों से चल रहे इजरायल और ईरान समर्थित हमास आतंकवादियों के बीच संघर्ष एक भयानक युद्ध में बदल सकता है, जिसमें लेबनान के भारी हथियारों से लैस तेहरान समर्थित हिजबुल्लाह को भी शामिल किया जा सकता है। अमेरिका में कई राज्यों ने बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ रहे कुप्रभाव को लेकर मेटा और उसकी सहायक कंपनियों पर केस दर्ज किए हैं। मंगलवार को दायर एक शिकायत में कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क सहित 33 राज्यों के अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मार्क जुकरबर्ग ने अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्मों के खतरों के संदर्भ में जनता को बार बार गुमराह किया, जिससे छोटे बच्चों में सोशल मीडिया की लत पड़ गई है। ऑकलैंड और कैलिफोर्निया की संघीय अदालत ने दायर शिकायत के अनुसार आधुनिक तकनीक का प्रयोग करके मेटा का मकसद सिर्फ मुनाफा कमाना है। सोशल मीडिया पर लाइक्स की लत लगाकर बच्चों और किशोरों की मानसिक सेहत खराब करने के आरोप में मेटा प्लेटफॉर्म और उसके अधीन आने वाले फेसबुक और इंस्टाग्राम के खिलाफ यह अब तक का सबसे बड़ा मुकदमा साबित हो सकता है। और अब खेल जगत से जुड़ी खबरें। विश्व कप में कल खेले गए एक अहम मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने बांग्लादेश को 149 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए अफ्रीकी टीम ने 382 रन बनाए का विशाल स्कोर खड़ा किया था। शानदार फॉर्म में चल रहे क्विंटन डी कॉक ने 174 रन की पारी खेली। क्विंटन डी कॉक का इस विश्व कप में यह तीसरा शतक है। वहीं हेनरिक क्लासन ने 90 रन की तूफानी पारी खेली। जवाब में बांग्लादेश की टीम ने 233 रन पर सिमट गई। बांग्लादेश की ओर से मुहम्मदुल्लाह ने शतक बनाया। इस जीत के साथ अफ्रीकी टीम अंक तालिका में दूसरे स्थान पर पहुंच गई है। वनडे विश्व कप में आज ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड की टीम आमने सामने होंगी। ये मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। मौजूदा टूर्नामेंट में दोनों टीमों का सफर ठीक नहीं रहा है। इस टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया ने अब तक 4 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से उसे 2 मैच में जीत मिली है। वहीं नीदरलैंड की टीम ने अब तक 4 मैच में से सिर्फ 1 मुकाबला जीत पाई है। एक तरफ ऑस्ट्रेलिया अंक तालिका में जहां 6ठे स्थान पर है, तो दूसरी तरफ नीदरलैंड 8वें स्थान पर है। दोनों टीमें आज जब मैदान पर उतरेंगी तो उनकी कोशिश जीत के साथ टूर्नामेंट में अपनी स्थिति को सुधारने में होगी।
पैरा एशियाई खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। प्रतियोगिता का तीसरे दिन आज भारतीय खिलाड़ियों ने एथलेटिक्स, तैराकी, निशानेबाजी और बैडमिंटन सहित कई अन्य खेलों में मैदान पर उतरेगी। भारतीय खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता के दूसरे दिन 3 स्वर्ण, 6 रजत और 8 कांस्य पदक पर अपना कब्जा जमाया। प्राची यादव ने पैरा कैनोई और दीप्ति जीवन निजी ने 400 मीटर T20 स्पर्धा में जीता स्वर्ण पदक। वहीं शंकरप्पा शरत ने पुरुषों की 5000 मीटर T13 दौड़ में, जबकि नीरज यादव ने डिस्कस थ्रो में देश को सोना दिलाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में संभल जिले के सोत नदी का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि यूपी के संभल में देश ने कर्तव्य भावना की एक ऐसी मिसाल देखी गई है। संभल के लोग एक लक्ष्य, एक ध्येय की प्राप्ति के लिए एकजुट हुए और सोत नदी को पुनर्जीवित किया। आइए देखते हैं जन भागीदारी और सामूहिकता की शानदार मिसाल पेश करने वाली ये खास रिपोर्ट। अगर मन में जज्बा हो कुछ कर गुजरने का तो असंभव कुछ भी नहीं है, और इसी बात की एक अनुपम वानगी प्रस्तुत की है संभल के निवासियों ने। उत्तर प्रदेश के संभल जिले के लोगों ने जन भागीदारी की एक अनूठी मिसाल पेश करते हुए जिले की सबसे बड़ी सोत नदी को जिला प्रशासन के सहयोग से पुनर्जीवित कर दिया है। अमरोहा से शुरू होकर संभल होते हुए बदायूं तक जाने वाली सोत नदी इस क्षेत्र के लिए जीवनदायिनी के रूप में जानी जाती थी। इसका पानी किसानों के लिए खेती का मुख्य आधार था, लेकिन समय के साथ नदी का प्रवाह कम होने से और अतिक्रमण बढ़ने से ये नदी विलुप्त हो गई थी। यह नदी गंगा जी की एक सहायक नदी है और अमरोहा जनपद से शुरू होकर ये संभल से होते हुए बदायूं जाती है और वहां पर गंगा जी से मिलती है। संभल में इसका जीर्णोद्धार कार्यक्रम मनरेगा योजना के अंतर्गत हम लोगों ने करवाया। नवंबर 2022 में इसको शुरू किया गया और लगभग जून-जुलाई 2023 तक इस कार्य को पूरा कराया गया। हमारे यहाँ पे ये 5 विकास खंडों में 71 ग्राम पंचायतों से होकर नदी गुजरती है और लगभग 1,72,000 मानव दिवस सृजित करके हम लोगों ने इसका एक बृहद कार्यक्रम आयोजित किया। इसकी शुरुआत की जहाँ जहाँ पर इसकी भूमि पर कब्जे थे वहाँ पर भूमि को चिन्हांकित करवाया। एसडीएम्स और तहसीलदारों के माध्यम से इस भूमि को कब्जा मुक्त करवाने के बाद मनरेगा योजना के अंतर्गत बीडीओज के द्वारा एक टीम गठित करके इसको पुनः जीवित किया गया है। पिछले साल दिसंबर में नदी के कायाकल्प का काम 70 से ज्यादा ग्राम पंचायतों ने मिलकर शुरू किया और साल के पहले 6 महीने में ही लोगों ने 100 किलोमीटर से ज्यादा नदी के रास्ते का पुनरुद्धार कर दिया। बारिश का मौसम शुरू हुआ और लोगों की मेहनत रंग लाई। सोत नदी पानी से लबालब भर गई और पुनः कल कल कर बहने लगी। हमारे यहाँ सोत नदी चल रही है। जहाँ हमारी सरकार ने मान लो वहाँ पर रोजगार सेवक उनको रोजगार मिला है। सोत नदी खुदवाई है, उसमें पायलट बनवाई है, काम के लोगों को रोजगार भी मिला है। सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। खुदाई भी हुई थी और अच्छा काम हुआ था, पानी बहने लग गया उसमें और गाँव वालों को रोजगार भी अच्छा हो गया उसमें। इसके लिए वृक्षारोपण कराया गया है। किसानों के लिए सोत नदी का पुनर्जीवन एक बहुत बड़ा खुशी का मौका बनकर आया है। लोगों ने नदी की सुरक्षा के लिए इसके किनारे 10,000 से अधिक बांस के पौधे भी लगाए हैं। नदी को बहता देख किसानों को बहुत सुकून मिल रहा है। विलुप्त हो चुकी 112 किलोमीटर की सोत नदी को पुनर्जीवित किया जाना स्थानीय निवासियों की एक सराहनीय पहल है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए संभल से ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। वायु प्रदूषण स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा खतरा है। आइए जानते हैं कि वातावरण में उपस्थित प्रदूषण का शरीर पर क्या प्रभाव होता है और इससे किन स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ता है। वायु प्रदूषण जिंदगी के लिए घातक है और स्वास्थ्य पर इसके कई दुष्प्रभाव हैं। वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर, PM 2.5 और PM 10 जैसी गैसों और कणों का बढ़ा हुआ स्तर हानिकारक है। बढ़ते वायु प्रदूषण से सेहत के लिए खतरा बढ़ जाता है। वैसे तो वायु प्रदूषण का प्रभाव शरीर के सभी अंगों पर पड़ता है, लेकिन श्वसन तंत्र पर वायु प्रदूषण का प्रभाव काफी अधिक होता है। वायु प्रदूषण का जो असर पड़ता है, जो हम शॉर्ट टर्म चेंजेस बोलते हैं या बहुत जल्दी जो असर देखते हैं,
वो हमारी नाक से लेके फेफड़ों के आखिरी हिस्से तक देखा जाता है, उसमें सूजन हो जाती है। तो उससे हमें दिक्कत शुरू होती है, जो होती है वो खांसी है, गले में खराश रहना है, छाती में जकड़न, अच्छा ना फील होना। जो लोग ऑलरेडी सांस श्वसन रोग के बीमारी जिनको है उनके लिए और दिक्कत होती है कि उनकी जो बीमारी कंट्रोल में चल रही थी उसका कंट्रोल चला जाता है और उन्हें सेम नंबर ऑफ दवाइयों पे या सेम डोज पे उन्हें दिक्कत बढ़ने लगती है। तो ये एक लक्षण होता है कि हमारे शॉर्ट टर्म चेंजेस प्रदूषण के हमारे असर करने लग रहे हैं। श्वास लेने पर वातावरण में उपस्थित प्रदूषित कण श्वसन मार्ग से व्यक्ति के फेफड़ों तक पहुंचते हैं और हानि पहुंचाते हैं। जिन व्यक्तियों को पहले से श्वसन रोग हो उनकी समस्या बढ़ सकती है और लक्षणों की गंभीरता भी बढ़ जाती है। इसके अलावा प्रदूषण का अधिक स्तर छोटे बच्चों, वृद्ध लोगों और ऐसे लोग जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है उनके लिए अधिक खतरा साबित हो सकता है। तो जब भी वायु प्रदूषण होता है तो हम सुबह के समय सबसे ज़्यादा उसका इफेक्ट देखते हैं, क्योंकि टेम्परेचर कम होता है और पार्टिकल्स हवा में बहुत देर तक सस्पेंडेड रहते हैं। तो ऐसे में हम जो वो रूटीन एक्टिविटीज़ करते हैं सुबह उठ के जाने वाली, वो हम अवॉइड कर सकते हैं, उसको डिले कर सकते हैं। व्यायाम जो आप बाहर जाके कर सकते हैं उस व्यायाम को आप अपने घर में कर सकते हैं। ये एक असर है और इसको कम करने का जिम्मेदारी आपके अपने घर से शुरू होती है, आपसे खुद से शुरू होती है। तो आपके अगर व्हीकल में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है उसे आप ठीक कराएं, उसे कम करें। आपके आसपास अगर आप देखते हैं कि कोई पत्ते जला जाता है, रात में बहुत सारा कूड़ा इकट्ठा हो गया, उसे कम करने के लिए वो जलाते हैं, तो ऐसी चीज़ों को आप बंद कराएं। आवश्यक है कि वातावरण में प्रदूषण का स्तर अधिक हो तो घर से बाहर न जाएं। वायु प्रदूषण के बढ़ते खतरे को पहचानें और वायु प्रदूषण को कम करने के उपाय करें। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। 20वीं सदी के सबसे बेहतरीन शायर और गीतकारों में से एक साहिर लुधियानवी की आज जयंती है। उनका जन्म 8 मार्च 1921 को लुधियाना के करीमपुरा में हुआ था। साहिर लुधियानवी की असली नाम अब्दुल हई था। कॉलेज के दिनों में ही वे अपने शेर और शायरी के लिए मशहूर हो गए थे। 1949 में आई फिल्म आज़ादी की राह के लिए उन्हें पहली बार उन्होंने गीत लिखे, लेकिन उन्हें प्रसिद्धि फिल्म के लिए लिखे गीतों से मिली। फिल्म नौजवान का गाना ठंडी हवाएं लहरा के आए बहुत लोकप्रिय हुआ। बाद में साहिर लुधियानवी ने बाजी, प्यासा, फिर सुबह होगी, कभी कभी जैसे लोकप्रिय फिल्मों के लिए गीत लिखे। सचिन देव बर्मन के अलावा एन दत्ता, शंकर जयकिशन, खयाम आदि संगीतकारों ने उनकी गीतों की धुनें बनाई। साहिर वे पहले गीतकार थे जिन्हें अपने गानों के लिए रॉयल्टी मिलती थी। साहिर के लिखे प्रसिद्ध गीतों में हम दोनों फिल्म का अल्लाह तेरो नाम ईश्वर तेरो नाम गुमराह का, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं, कभी कभी का, मैं पल दो पल का शायर हूँ, प्यासा का, यह दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, नया रास्ता फिल्म का, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम और धनवान का मारो भर भर कर पिचकारी जैसे तमाम कालजिए गीत शामिल हैं। 59 साल की उम्र में 25 अक्टूबर 1980 को दिल का दौरा पड़ने से साहिर लुधियानवी मसूदी का मुंबई में निधन हो गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। अगला कार्यक्रम आप देखेंगे नया सवेरा। फिलहाल मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।